हेलो दोस्तों, हम लोग परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक्स को करने के लिए अभी उपस्थित हुए हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक जो सिविल सेवा के क्षेत्र में एक बहुत डायनामिक टॉपिक है और बीपीएससी की परीक्षाओं में इसका जो रोल है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन जरूर प्रीलिम्स की परीक्षा में 10 या 12 आते हैं, परंतु जो बीपीएससी के प्रीलिम्स के पिलर्स हैं, हिस्ट्री, साइंस, बिहार और करंट अफेयर्स, उसके क्वेश्चंस में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है एग्जाम में, तो उस गलती को फुलफिल करने में, उसके वो कंपनसिएट करने में राज्य व्यवस्था का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस सब्जेक्ट की एक खूबी है कि अगर एक बार इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि दोबारा फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत थ्रूली नहीं पड़ेगी। हाँ, अपडेशन वगैरह की आवश्यकता पड़ सकती है, हम उसको लगातार अपडेट कर सकते हैं, वो एक अलग संदर्भ हो सकता है, परंतु थ्रोली जो पढ़ने की बात है वो एक बार अगर ठीक से पढ़ लिए तो दोबारा उसकी जरूरत नहीं है। परफेक्शन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी राज्य व्यवस्था के जिस टॉपिक्स को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक यूनिक व्यवस्था होगी हम लोगों के तरफ से, जिसमें हम लोग राज्य व्यवस्था के कुछ कुछ महत्वपूर्ण विषयों को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक्स का मूल क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, कैसे इसको पढ़ना चाहिए, किस रूप में इस सब्जेक्ट को देखना चाहिए। इन सब बातों की चर्चा डे बाय डे हम लोग करते रहेंगे। तो आइए बंधु, हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक्स को। जब ये टॉपिक हमारे सामने आता है कहीं भी, तो जब हम सिलेबस को देखते हैं, चाहे वो बीपीएससी का सिलेबस हो और चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग का सिलेबस हो, तो सिलेबस में जो टॉपिक लिखा है वो टॉपिक है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, ये एक टॉपिक है, ये एक इसका संदर्भ है। अब यहां दो चीज लिखे हुए हैं, संविधान और दूसरा लिखा हुआ है राज्य व्यवस्था। अगर हम इस टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें कि क्या संविधान और राज्य व्यवस्था एक ही है या अलग अलग है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छात्र जा रहा होता है क्लास, तो उससे कोई पूछता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो उसका जवाब होता है कि मैं पॉलिटी का क्लास करने जा रहा हूं। या उसी क्लास में पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थी से यह सवाल पूछा जाता है कि तुम कहां जा रहे हो, तो वो कहता है कि हम संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास करने जा रहा हूं। दोनों जा रहे हैं एक ही क्लास में, दोनों जा रहे हैं एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों बात अलग अलग कहते हैं। कोई कहता है कि हम पॉलिटी का क्लास जा रहे हैं, कोई कहता है हम कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास जा रहे हैं। क्या दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है? तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें इसको एलोबरेट करना होगा, इसको विस्तारित करना होगा, समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है और पॉलिटी क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है ना। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहली बात संविधान के बारे में। संविधान किसे कहते हैं? तो अगर संविधान की परिभाषा के बारे में आप बात करें तो कह सकते हैं कि संविधान उन मूलभूत प्रावधानों का
संग्रह है जिससे शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। या इसको और थोड़ा एलोबरेट करें तो समझ सकते हैं, अर्थात उन प्रावधानों का संग्रह जिससे सार्वजनिक जीवन को चलाया जाता है, संचालित किया जाता है। यानी उन प्रावधानों का संग्रह जिससे सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां समझते कुछ कीवर्ड को जानिए। कीवर्ड जानना हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कह रहा है कि संविधान उन मूलभूत प्रावधानों का, है ना, यानी उन ओरिजिनल जो प्रोविजंस है उसका संग्रह है, कलेक्शन है, और उसी से क्या किया जा रहा है? तो शासन व्यवस्था का संचालन होता है। या उसी को थोड़ा और बड़े चीजों में समझने का, बृहद कैनवास पे समझने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि उससे किसी क्षेत्र के, किसी राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है, सार्वजनिक जीवन का उसको रेगुलेट किया जाता है। अब एक बात तो हम सबको समझ में आती है कि सार्वजनिक जीवन और निजी जीवन में बेसिक अंतर होता है। सार्वजनिक जीवन, हम सब लोगों का सार्वजनिक जीवन अमूमन एक जैसा हो सकता है। अगर कोई कानून बनती है सरकार के द्वारा तो वो क्या है? वो सार्वजनिक जीवन का पार्ट है। तो हमारे लिए भी वो वैसा ही है, आपके लिए भी वह वैसा ही है। सब लोग उस कानून का उसी रूप में पालन करता है। जैसे अगर बिहार में शराबबंदी कानून बना, तो बिहार में शराबबंदी कानून आया तो शराबबंदी कानून ऐसा तो नहीं है कि मेरे लिए जो है वह केवल बनाया गया है, या उसका जो प्रभाव है वह मेरे ऊपर ही केवल लागू होता है, बाकी के ऊपर लागू नहीं होता है। वो लागू तो सब पर होता है, समान रूप से लागू होता है। वो अगर कोई भी व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो कहीं ना कहीं वह क्या है? जुर्म करता है, अपराध करता है, और उसके अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाती है ना। तो उसी तरह से दहेज के लिए भी बात है। यानी ये सब किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं बना। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो अलग है और आपके लिए वो अलग है, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए वो एक जैसा है। तो हम सबके लिए जब वह एक जैसा है, हम सबके लिए उसके प्रावधान एक जैसे हैं, तो वही क्या है? सार्वजनिक जीवन है। लेकिन हमारा और आपका निजी जीवन अलग अलग हो सकता है ना। हमारा और आपका पर्सनल लाइफ अलग अलग हो सकता है ना। हमें घूमने का मन कहीं और जगह जाने का हो रहा हो, आपको कहीं और जगह हो रहा हो, आपका वो निजी मामला है, आप कर सकते हैं, है ना। परंतु अगर सार्वजनिक जीवन की बात आएगी तो हमारे लिए भी वैसा है, आपके लिए भी वैसा है ना। तो इसको थोड़ा सा अगर और एलोबरेट करें हम, तो हम कह सकते हैं कि जैसे प्रावधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिससे क्या किया जा रहा है? शासन चलाया जा रहा है, शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है। तो ये जो शासन व्यवस्था संचालित की जा रही है, यानी इसी से सार्वजनिक जीवन का संचालन हो रहा है। तो इस सार्वजनिक जीवन में क्या क्या आ सकता है? जैसे सार्वजनिक जीवन की अगर आप बात करें तो सार्वजनिक जीवन में प्रशासन, सार्वजनिक जीवन में कानून, सार्वजनिक जीवन में शिक्षा, सार्वजनिक जीवन में अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक जीवन में राजनीति, है ना। ये सब चीज आ सकती है। ये सब क्या है? सब सार्वजनिक जीवन के ही भाग हैं। और यदि हमको इसको ज्यादा शब्दों में एलोबरेट करना हो संविधान को, तो संविधान की एक परिभाषा जो अभी आपको दिया गया, उस परिभाषा को लिख के और इन सब बिंदुओं पे अगर हम एक एलोबरेट करें, इसकी व्याख्या करें, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आंसर भी लिखा जा सकता है। और एक
अगर हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाए, जो कि पढ़ाई का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि कंसेप्ट समझ लें और उसके बाद उसको चाहे तो एलोबरेट कर लें और चाहे तो कंसाइज कर लें, ये क्षमता अगर आपके अंदर विकसित हो जाए तो निश्चित तौर पे आप एग्जाम के लिए ऑथेंटिक आदमी है ना, एग्जाम आपका निकलेगा ये तय है। तो जैसे प्रशासन की बात है, तो अगर आप प्रशासन के बारे में बात करिएगा, प्रशासन के बारे में चर्चा करिएगा, तो प्रशासन सार्वजनिक जीवन का भाग है। अरे हमारे लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वही हम सबके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं है कि किसी निजी व्यक्ति के लिए प्रशासन की व्यवस्था अलग है और बाकी लोगों के लिए प्रशासन की व्यवस्थाएं अलग हैं। हर व्यक्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं एक जैसी ही हैं। कानून का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया ही कि अगर कोई कानून बनाया जाता है, किसी कानून का निर्माण किया जाता है, तो वो कानून जो है हम सबके लिए एक जैसा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था है तो सरकार ने मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की, और उसके बाद टाइम टू टाइम सरकार ने शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए कई प्रयास किए हैं। जैसे अभी हाल ही में 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई, तो नई शिक्षा नीति किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक राज्य के लिए थोड़ी लाई गई है। नई शिक्षा नीति संपूर्ण समाज के लिए लाई गई है, तो यह भी सार्वजनिक जीवन का भाग है। अर्थव्यवस्था, अगर हम अर्थव्यवस्था का संचालन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हम नई कोई कर व्यवस्था ला रहे हैं, जैसे जीएसटी लाया गया, तो जीएसटी किसी एक व्यक्ति के लिए तो लाया नहीं गया, जीएसटी सबके लिए लाया गया, तो वो किस जीवन का भाग है? सार्वजनिक जीवन का ही भाग है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसके प्रावधानों के अंतर्गत हो रहा है? संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत हो रहा है। संविधान ही उसको डिक्टेट कर रहा है कि कैसे हमको ये कार्य करने हैं। वैसे ही राजनीति की भी बात है। अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनना है तो उसकी योग्यता है, प्रधानमंत्री बनना है तो उसकी योग्यता है, उपराष्ट्रपति बनना है तो उसकी योग्यता है, और इस योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा रहा है? संविधान के द्वारा किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन उस योग्यता को निर्धारित कर रहा है। तो कुल मिलाके मेरे कहने का मतलब यह है कि संविधान से सार्वजनिक जीवन का निर्धारण होता है, सार्वजनिक जीवन का संचालन होता है, निजी जीवन का संचालन उससे नहीं होता है ना। निजी जीवन हमारा अपना है, हम जैसे चाहे उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी है कि हम इलीगल काम नहीं करेंगे। अगर कानूनन कुछ गड़बड़ काम करेंगे तो वह भी जुर्म है, वह भी अपराध है। तो यानी कानून के दायरे में तो सब लोग हैं, क्योंकि हमारे यहां संविधानवाद की अवधारणा है और विधि का शासन है, विधि की सर्वोच्चता है, तो उसके अंतर्गत तो सब लोग है ही, उसका अनुपालन तो सबको करना ही है। लेकिन जो संविधान है मूलतः वह सार्वजनिक व्यवस्था को रेगुलेट करता है। निजी जीवन हमारा वो अलग है, हम अपने अनुसार निजी जीवन का संचालन करते हैं, और यह संभव है कि हमारा निजी जीवन, आपका निजी जीवन और दूसरे का निजी जीवन उस एक दूसरे से भिन्न हो, ऐसा हो सकता है। तो यह है हमारा संविधान। उसी तरह से एक टर्म और था, राज व्यवस्था। अगर आप राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो क्या, अब यही बात मैं आपके सामने शुरू में उठाया था कि क्या राज व्यवस्था और संविधान एक ही है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है ना। राज व्यवस्था क्या है? तो राज व्यवस्था को कह सकते हो कि यह संविधान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है ना। यानी संविधान को जिस रूप में लागू किया जाए वही क्या है? राज व्यवस्था है ना। कहने का मतलब अगर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करो तो कह सकते हो कि संविधान के लागू करने के दौरान जो मुद्दे उभर कर सामने आते हैं वही क्या कहलाता है? राज व्यवस्था है।
वही पॉलिटी है ना। यानी सीधा अर्थों में अगर इसकी बात को समझिएगा तो राज व्यवस्था, संविधान को लागू जो किया जाता है वही है राज व्यवस्था, है ना। यानी संविधान का जो प्रावधान है वो कैसा प्रावधान है, सैद्धांतिक बात है, उसमें एक आदर्श लिखा गया, उसमें एक बात लिखी गई, अब उसको लागू करना है। तो लागू कैसे किया जाएगा, उस लागू करने की प्रक्रिया कैसे कैसे होगी, तो आप कह सकते हो कि 3 तत्व जो हैं वो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी 3 तत्वों के माध्यम से इस राज व्यवस्था को आप समझ सकते हो, या इसको अगर दूसरे शब्दों में कहो तो संविधान का जो सैद्धांतिक भाग है, संविधान का जो सैद्धांतिक अवधारणा है, उस अवधारणा को इन 3 तत्वों के माध्यम से लागू कराया जाता है। वो 3 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संसद का कानून, है ना। दूसरा अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा न्यायालय का निर्णय, और तीसरा अगर एलिमेंट आप देखने का प्रयास करें तो कह सकते हैं विभिन्न संस्थाएं। विभिन्न संस्थाएं, और विभिन्न संस्थाओं को यदि आप एक्सप्लेन करोगे तो मुख्य रूप से तुमको 3 प्रकार की संस्थाएं मिलेंगी। संवैधानिक संस्था, सांविधिक संस्था और संविधानेतर संस्था। ये 3 प्रकार की संस्थाएं जो हैं वो आमतौर पे मिलेंगी। तो ये 3 ऐसे आधार हैं जिनके द्वारा संविधान की अवधारणा को लागू किया जाता है, संविधान की अवधारणा को एग्जीक्यूट किया जाता है ना। तो अब कैसे एग्जीक्यूशन होता है उसको भी थोड़ा समझिए 1-2 बार। अब जैसे हम लोग कह रहे हैं कि संविधान जो है वो कैसा, उसका क्या नेचर है, तो कहते हैं कि वह सैद्धांतिक अवधारणा है ना। और इसी के साथ आप अगर राज व्यवस्था को लिखिए तो कह सकते हैं कि राज व्यवस्था उसी का क्या है, व्यवहारिक अवधारणा है। अब उदाहरण लेते हैं, जैसे आप समझिएगा कि संविधान की अवधारणाओं में एक जगह लिखा हुआ है बाल श्रम को समाप्त करने की बात, है ना, बाल श्रम के उन्मूलन की बात। जो आप अनुच्छेद 23 और 24 पढ़ते हो तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में चर्चा है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो चर्चा है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को 2 रूपों में व्याख्यायित किया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत उसमें बलात् श्रम की बात है, फोर्स लेबर की बात है, और साथ ही साथ बेगार वगैरह को संदर्भित किया गया है उसी में। अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम को लेकर है ना। तो आप देखिएगा कि बाल श्रम को प्रतिबंधित करना, यानी बाल श्रम का निषेध, ये अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है, ये आर्टिकल 24 के अंतर्गत है। और इस बाल श्रम का निषेध एक तरह से क्या हुआ, संविधान की सैद्धांतिक बात हुई, यानी संविधान ने कहा कि भाई इसको समाप्त करना है। तो अब इसके लिए क्या हुआ, अब इसके लिए, इसको समाप्त करने के लिए सरकार ने कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया है, बाल श्रम उन्मूलन कानून, है ना। जब संसद ने कानून बनाया उसके बाद फिर से अभी संशोधन भी हुआ है, उस कानून में बदलाव भी किया गया है अभी हाल ही फिलहाल उस कानून में। तो और साथ ही साथ न्यायालय के भी कई सारे निर्णय आए लेकर, न्यायालय के भी निर्णय आए इस बाल श्रम को रोकने को लेकर। न्यायालय ने कई समयों में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने और उसके लिए निर्णय दिए हैं उसने, अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग केसेस में। जब ये डिटेल आगे आएगा तो सब कुछ, तो मामला आगे क्लियर हो ही जाएगा, ये सब जब फंडामेंटल राइट हम लोग लेकर आएंगे तो। साथ ही साथ आप देखिएगा कि आयोग भी बना दिया गया, जैसे बाल अधिकार संरक्षण
आयोग भी बना दिया गया। ये बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी काम क्या है? बालकों के सुरक्षा के लिए कार्य करना। तो कुल मिला के तुम देखो कि तुमने पढ़ा था अभी कि भाई संविधान की अवधारणात्मक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो कहां होता है? राज्य व्यवस्था में होता है। और वो 3 तरीके से लागू किया जाता है। उसमें एक है संसद का कानून, दूसरा है न्यायालय का निर्णय, और तीसरा एक विभिन्न आयोग जो है ना, तो उसके माध्यम से इन व्यवस्थाओं को लागू किया जाता है। उसी तरह से और भी बहुत सारा उदाहरण ले सकते हो। जैसे एक उदाहरण अनुच्छेद 17 के बारे में भी ले सकते हैं आप। जैसे उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन ये लिखा हुआ है। तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के उन्मूलन की बात कही गई है अनुच्छेद 17 में। अब छुआछूत क्या है इसकी परिभाषा इसमें नहीं है, यानी इसमें अर्थ इसका नहीं बताया गया है। अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो उसको क्या दंड मिलेगा इसकी चर्चा भी इस अनुच्छेद 17 में नहीं है। तो इसको लागू करने के लिए सरकार ने कानून बनाया और उस कानून का नाम था अस्पृश्यता उन्मूलन कानून 1955। बाद में हालांकि इसका नाम बदल के सरकार ने कर दिया है नागरिक अधिकार संरक्षण कानून 1976। अब इस अस्पृश्यता उन्मूलन कानून जब बना तो इसमें बता दिया गया कि कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो होंगी वो अस्पृश्यता की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। यानी कौन कौन सी गतिविधि और एक्टिविटी होगी जिसको हम अनटचेबिलिटी मानेंगे, और अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो फिर उसको दंड क्या मिलेगा, इसकी चर्चा भी इस कानून में कर दी गई। तो यानी इस सिद्धांत को लागू किस कानून से किया गया? इस कानून से किया गया। मैसूर उच्च न्यायालय ने इस संबंध में फैसले भी दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोगों की स्थापना भी की गई। तो कुल मिला के तुम देखो कि जो संविधान की सैद्धांतिक चीजें हैं उसको लागू किसमें किया जा रहा है? राज्य व्यवस्था में लागू किया जा रहा है। यानी संविधान सैद्धांतिक पार्ट है और राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक पार्ट है। अगर पूरे सिलेबस की आप बात करें तो आपका सिलेबस है संविधान और राज्य व्यवस्था। यानी संविधान की ये सैद्धांतिक पार्ट तो पढ़ने ही है, साथ में आप पीछे जाओ तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उसके लिए जो संसद का कानून है, जो न्यायालय का निर्णय है और जो ये विभिन्न संस्थाएं हैं, ये सब भी आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। अगर आप एक पूरा संविधान पढ़ लीजिए तो भी काम नहीं चलेगा, केवल राज्य व्यवस्था पढ़ लीजिए तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों को एक साथ पढ़ना होगा, तब जाके आपका ये सिलेबस पूर्ण होता है। तब जाके इस सिलेबस पर आप अपना कमांड बना सकते हो और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। अन्यथा अगर एक पार्ट पढ़ोगे, अधूरा पढ़ोगे, तो उससे एग्जाम में तुमको काफी दिक्कतें हो सकती हैं और एग्जाम का क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे सॉल्व नहीं ही होगा, ये तो लिख के ले लीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो एक रिलेशन हुआ बेटा संविधान और राज्य व्यवस्था के बीच का, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के बीच का ये एक संबंध हुआ। अब अगर आप थोड़ा आगे बढ़ो, इस कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से थोड़ा आगे निकलिएगा तो एक दो चीजें और हैं, उसको भी जान लेना चाहिए, और देन फिर हम लोग संविधान निर्माण वाले चैप्टर पे भी आएंगे, है ना। और संविधान निर्माण को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है भारत का संविधान कैसे बना है। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि बेसिक्स कुछ आपका जो है वो स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई समस्या ना आए, है ना। चलो, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत तुम ये देख सकते हो कि संविधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो टाइप्स ऑफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तुम बात करोगे तो मूलतः मुझे लगता है कि दो आधारों पे कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया जा सकता है। एक संकलन के आधार पर और एक
परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर, संकलन के आधार पर यदि आप संविधान के प्रारूप को समझिएगा तो उसके दो रूप हैं, एक लिखित संविधान है और दूसरा अलिखित संविधान है। उसी तरह से परिवर्तनशीलता के आधार पे भी देखोगे तो दो रूपों में बांट सकते हो, एक लचीला संविधान होगा और दूसरा कठोर संविधान होगा। अगर लिखित संविधान के बारे में बात करिए तो बहुत मत भिन्नता है और इतना गड़बड़ कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में भरा पड़ा है, वो उससे बचने की जरूरत है, बचिएगा। लिखित और अलिखित में जनरली लिखित वाले में से लोग समझता है कि लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और अलिखित में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो लिखित वाले में तो सही है, ठीक है, लेकिन अलिखित वाला ये समझना कि लिखा हुआ नहीं है निहायत गलत बात है ना, ऐसा नहीं है। ये लिखित संविधान किसे कहते हैं? तो वह संविधान का वह प्रारूप जिसको संविधान सभा द्वारा निश्चित समय पर संकलनबद्ध किया गया है, तो वैसे संविधान को कैसा संविधान कहते हैं? लिखित संविधान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, एक संविधान सभा बनी जिसका काम था संविधान बनाना, और उस संविधान सभा ने एक निश्चित ड्यूरेशन में, एक निश्चित टाइम पीरियड में उसने संविधान को क्या किया? इकट्ठा किया, एक जगह जोड़ा, एकत्र किया, यानी उसका संकलन किया। तो उसी को हम क्या कहते हैं? लिखित संविधान, है ना। यानी कुल मिला के सारे प्रावधान जब एक जगह संग्रहित हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो वही कहलाता है लिखित संविधान। विश्व का पहला लिखित संविधान जो है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। 1776 में 4 जुलाई को जब अमेरिका आजाद हुआ तो उसके बाद वहां फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और उसी फिलाडेल्फिया के सम्मेलन में जॉन डिकिंसन की अध्यक्षता में एक संविधान सभा बनाई गई जिसने अमेरिका के लिए संविधान का निर्माण किया। और एक और इससे संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्व का सबसे वृहद लिखित संविधान अगर कोई है तो वो है भारत का संविधान, है ना। विश्व का सबसे बृहद अगर कोई संविधान है लिखित रूप से तो वो कौन सा संविधान है? भारत का संविधान है। इसको थोड़ा सा इस रूप में समझिए, फिर मैं बैक स्लाइड करूंगा कि जैसे भारत के संविधान को जब बनाया गया तो 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान था उस संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। तो संविधान का अगर आप बंटवारा करिए, संविधान को यदि आप बांटिए तो संविधान कैसे बंटता है? तो सबसे पहले संविधान का जो है वो होता है पार्ट, भाग जिसको कहते हो, है ना। तो नाउ ए डेज 25 भाग हैं हमारे संविधान में। अगर आप भाग को देखो तो भाग बंटता है अध्याय में। हालांकि यहां पर समझने की जरूरत है कि सारा भाग अध्याय में नहीं बटा है, कुछ भाग को अध्याय में बांटा गया है, जो भाग बहुत बड़ा है और उसमें कुछ सिमिलर बातें हैं, तो इसलिए उसमें अध्याय वाइज कर दिया गया है। जैसे आप भाग 5 को देख सकते हो, भाग 11 को देख सकते हो। अब भाग 11 देखोगे जिसमें विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा है, तो विधायी और प्रशासनिक संबंधों की जब बात है तो भाग 11 में 2 अध्याय हैं। अध्याय 1 में विधायी संबंध है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है, और फिर वित्तीय संबंध वो अगले भाग 12 में है।
है ना। तो इस तरह से अध्याय को जहां भाग बहुत बड़ा है और सिमिलर तथ्य हैं वहां पर इस अध्याय वाइज कर दिया गया है, सारे भाग में अध्याय नहीं मिलेगा। तो उसके बाद जो बंटवारा है वो बंटवारा है अनुच्छेद का। आर्टिकल है, विभिन्न आर्टिकल में हमारा संविधान जो है वो विभाजित है। जैसे उस समय 395 अनुच्छेद था, नाउअडेज 470 अनुच्छेद हैं भारत के संविधान में। और अनुच्छेद जो बंटता है वो परंतुक में बंटता है, इसको क्लॉज कहते हैं, है ना, इसको क्लॉज कहा जाता है। जैसे आप देखो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 39A B C D, है ना। तो ये 39 क्लॉज A, 39 क्लॉज B, 39 क्लॉज C, 39 क्लॉज D, ये आर्टिकल क्लॉज में बंटता है ना। ये स्वतंत्र आर्टिकल नहीं है, उसी आर्टिकल के क्लॉज हैं, है ना। और ये जो परंतुक बंटता है ये भी उप परंतुक में बंटता है ना, सब क्लॉज में बंटता है। जैसे एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, तो 19 क्लॉज A सब क्लॉज A, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A। उसी तरह से इसी में देख लीजिएगा 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B। तो इस तरह से ये हमारे संविधान का बंटवारा है, ये हमारे संविधान का विभाजन है, जो विश्व का सबसे बृहद संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है ना। चलिए, तो ये एक लिखित रूप में। अलिखित संविधान वह रूप में है, या कह सकते हो कि वह प्रारूप जो संकलनबद्ध नहीं है ना, उसी को क्या कहते हो, लिखित संविधान कहते हो, सॉरी अलिखित संविधान कहते हो। जैसे तुम कह सकते हो इंग्लैंड का संविधान या ब्रिटिश संविधान, ठीक है। तो मैंने लिखित और अलिखित की बात पहले ही बता दी थी कि ये अलिखित का मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ है, छितराया हुआ है ना, एकत्रित नहीं है, संकलन नहीं है। क्लियर। लचीला संविधान बेसिकली ये संशोधन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगर तुम इसको समझो तो कह सकते हो कि वह संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान हो, आसानी से जिसमें संशोधन हो जाए, वह लचीला संविधान है ना। जैसे बहुत सारा उदाहरण इसमें हो सकता है। जैसे एक तो इंग्लैंड का ही संविधान होगा, आसानी से संशोधित होने वाला। आप इसमें चीन का संविधान का उदाहरण ले सकते हो, आप इसमें इजराइल के संविधान का उदाहरण ले सकते हो। ये सब आसानी से संशोधित होने वाले संविधान हैं। कठोर संविधान इसके जस्ट उल्टा होता है, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल हो, तो वह संविधान कैसा संविधान है, तो वह संविधान कठोर संविधान है। जैसे अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, डेनमार्क का संविधान, रूस का संविधान, ये सब कैसे संविधान हैं, ये संविधान सब कठोर संविधान की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि यहां संशोधन की प्रक्रिया क्या है, काफी जटिल है, काफी जटिल तरीके से संशोधित होता है। अब देखो लिखित और अलिखित वाले में तो भारत आया था, लेकिन इस लचीला और कठोर वाले में भारत नहीं आया है कहीं उदाहरण में। तो भारत को किस श्रेणी में रखोगे, तो उत्तर इसका मिलेगा कि भारत के संविधान में कठोरता के भी लक्षण हैं और भारत के संविधान में लचीलापन के भी लक्षण हैं। यानी भारतीय संविधान जो है वो कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, उसमें रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। यानी भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद बहुत आसानी से संशोधित हो जाते हैं
हैं, जबकि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद जो हैं उनमें संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल होती है, काफी कठिनाई से वो संशोधित होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के संविधान में कठोरता के भी लक्षण हैं और भारत के संविधान में लचीलापन के भी लक्षण हैं। ठीक है, तो ये है एक भारतीय संविधान का भी एक प्रारूपण मैंने किया आपको इसमें इसके साथ। लेकिन ओवरऑल संविधान क्या है, संविधान का राज्य व्यवस्था के साथ कैसा संबंध है, संविधान के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सब चीजों की चर्चा हम लोगों ने आपके साथ अभी करी है ना। अब हम लोगों को आगे की चर्चा करनी है, आगे की बात करनी है। अब आगे बेसिकली इससे संबंधित अब जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेसिकली टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि भारत में जो संविधान बना है, क्योंकि बेसिकली हम लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस यही है कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करना है ना। भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करना है। तो एक तो पहले बेसिक्स जानना भी जरूरी है कि वो सब क्या है। तो उस बेसिक्स जानने के बाद फिर अब हमारा काम आता है कि हम ये जानें कि भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो क्या है, वो कैसे भारत का संविधान जो है वो निर्मित होता है, वो कैसे बनता है ना। तो इसको भी जाने, लेकिन उसके पहले भी एक बात और मैं बताना चाहता हूं आप सबको, ये सब आप नोट कर लेंगे। और एक दो चीज और मैं बताना चाहता हूं इसके संदर्भ में। जैसे एक बार बार चर्चा में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे तो कि राज्य क्या है, स्टेट क्या है ना। स्टेट के बारे में बात आएगी। तो स्टेट के बारे में जब आप बात करोगे कि स्टेट किसे कहते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में तो स्टेट की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत हैं। जैसे स्टेट की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है, स्टेट की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत है ना। कई प्रकारों से स्टेट की उत्पत्ति हुई है, लेकिन यहां हमें उतना डिटेल नहीं जाना है। यह जानना है कि स्टेट किसे कहेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस को अगर तुम देखो तो पॉलिटिकल साइंस का मानना है कि अगर 4 एलिमेंट है किसी भी क्षेत्र के पास तो उसको हम स्टेट कहेंगे। वो 4 एलिमेंट कौन कौन सा है, तो सबसे पहला एलिमेंट है भूभाग, लैंड जिसको कहते हो, है ना। एरिया एक होना चाहिए और इस लैंड पे रहने वाली जनसंख्या होनी चाहिए, है ना। इस लैंड, ऐसा नहीं कि लैंड निर्जन है, कोई है ये नहीं है वहां, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो जनसंख्या होनी चाहिए। इस भूभाग और इस जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए जो उसको रेगुलेट कर सके, उसको मैनेज कर सके, उसको व्यवस्थित ढंग से चला सके, ये होना चाहिए। और तीसरा, ये सरकार कैसी होनी चाहिए, तो ये सरकार जो है वो संप्रभु होनी चाहिए। संप्रभु का मतलब है कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो सरकार अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में, चाहे वो आंतरिक स्तर पे हो या बाह्य स्तर पे हो, दोनों ही स्तर पे वह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में पूर्णतः स्वतंत्र हो। अर्थात एक ऐसी सरकार जो निर्णय निर्माण में बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के प्रभाव में आए हुए और अपना निर्णय लेती हो, तो वैसी सरकार को कहते हैं संप्रभु सरकार। और वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए निर्णय करती हो। ऐसा नहीं है कि किसी के दबाव में आकर और वह निर्णय ले, किसी के दबाव में आकर वह व्यवस्था बनाए, बल्कि इसके इतर वह इस बात का ध्यान रखे कि हम क्या निर्णय लें कि वह निर्णय हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करता हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता हो। तो अगर इस दृष्टिकोण से कोई सरकार काम करती है हो तो उसी सरकार को कहते हैं संप्रभु सरकार। तो अगर इन 4 शर्तों को जो भी पूरा करेगा उसको क्या कहते हैं, उसको स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। याद रखिएगा, ये कभी कभी प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ देता है ना। जनरली ये है तो बहुत सिंपल सी बात, परंतु कभी कभी आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो उसको भी एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी
गलतियां हो जाती हैं। एक कहावत कहा जाता है ना कि नुक्ता के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। तो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में पता चलता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत करके चले आए। और जब आप एग्जाम देते हो तो कठिन क्वेश्चन नहीं कर रहे हो इसके वजह से रिजल्ट नहीं रुकता है, क्योंकि कठिन क्वेश्चन तो सबके लिए कठिन है। ऐसा थोड़ी है कि उसको सब लोग आसानी से सॉल्व कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु सिलेक्शन तुम्हारा तब रुकता है जब तुम आसान क्वेश्चन को, आते हुए क्वेश्चन को जब गलत करना शुरू करते हो, जब उसको गलत करने लगते हो, सिलेक्शन वहीं रुकता है। इसलिए छोटे छोटे और आसान क्वेश्चन तो कभी गलत ना हो, इसका पुख्ता प्रबंध कर लेना चाहिए, इसकी पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे तब आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ये तय मान लीजिए। इसलिए इसका ध्यान रखना है। जो आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बेसिकली ये जो राज्य की परिभाषा हुई, तो राज्य में ये 4 एलिमेंट होते हैं और 4 एलिमेंट जो हैं वो ये तय करते हैं कि किसको हम राज्य कहेंगे, किसको हम स्टेट कहेंगे। ओके, चलिए उसी तरह से एक और छोटी सी बात इसमें है, जो छोटा सा डेफिनेशन है उसको भी आप लोग जान लीजिए, उसको भी समझ लीजिए। और वह डेफिनेशन क्या है, वह संदर्भ क्या है, तो एक संदर्भ है लोकतंत्र का, है ना। लोकतंत्र किसे कहते हैं, है ना। तो अगर लोकतंत्र के बारे में आप बात करिएगा, जानने का प्रयास करिएगा, तो लोकतंत्र जो है 2 ग्रीक शब्द हैं, एक है डेमोस और एक है क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शासन। यानी वैसी व्यवस्था जिसमें जनता शासन करे उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ भी आप निकालने का प्रयास करिए तो लोक का मतलब भी होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था। यानी ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता संचालन की भूमिका में हो उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है ना। अगर आप लोकतंत्र के पृष्ठभूमि को ढूंढने का प्रयास करिएगा तो प्राचीन यूनान में जो ग्रीस था, ग्रीक क्षेत्र था, उसमें नगर राज्य थे और उन नगर राज्यों में जो शासन किया जाता था वो शासन किसके द्वारा होता था, तो वो शासन जनता के द्वारा किया जाता था। और इसी नगर राज्यों के शासन को जो जनता के द्वारा किया जाता था, एक विचारक है जिसका नाम है क्लोहान। ये क्लोहान ने इसको परिभाषित किया था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। अब आपको ये परिभाषा देने के बाद याद आ रहा होगा कि यह परिभाषा जो है हम तो अब्राहम लिंकन के लिए पढ़ते आए हैं। तो निश्चित तौर पे यह परिभाषा सबसे पहले जो दिया है वो विचारक है क्लोहान। आधुनिक युग में इसी परिभाषा को दिया है अब्राहम लिंकन ने। तो एग्जाम में ध्यान रखना, अगर ऑप्शन अब्राहम लिंकन और क्लोहान दोनों रहे तो क्लोहान उत्तर लगाना, क्योंकि इसका सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर वही है। कई बार तुम ऐसा देखते होगे एग्जाम में कि बहुत नजदीक का ऑप्शन होता है, तुमको लगता है कि यह ऑप्शन सही है, लेकिन जब आंसर शीट जारी होती है तो उसका आंसर कुछ और होता है और तुमको पता चलता है कि वैसा उत्तर वैसा क्यों है। तो सब जो क्वेश्चन पूछा है वो सबसे अप्रोप्रिएट ढंग से किस टॉपिक पे बैठ रहा है, किस ऑप्शन पे बैठ रहा है, वही उसका उत्तर निकलता है। तो इस संदर्भ में भी यही है ना। लेकिन लोकतंत्र को शासन व्यवस्था के रूप में जो जन्म देने वाला है, लोकतंत्र को शासन व्यवस्था के रूप में जन्म देने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अरस्तु, है ना। और इसीलिए इसको फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, इसको लोकतंत्र का
पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने लोकतंत्र को जन्म दिया था। हालांकि अरस्तु ने जिस शासन प्रणाली को सबसे बेहतर बताया था वह शासन प्रणाली है पॉलिटी। उसकी पुस्तक भी है जिसका नाम है पॉलिटी, और उसने शासन प्रणाली का भी जो नाम रखा था पॉलिटी। लेकिन अरस्तु भी जानता था कि पॉलिटी जिस शासन प्रणाली की वो बात कर रहा है वो आसानी से धरातल पर उतर नहीं सकती, इसलिए उसने कहा कि शासन प्रणालियां तो पॉलिटी के अलावा जितनी है वो सब बुरी ही हैं, लेकिन जो सबसे कम बुरी प्रणाली है वो है लोकतंत्र, इसलिए हमें उसी को अपना लेना चाहिए, है ना। तो अरस्तु ने जिस लोकतंत्र के बारे में बात किया था, यह लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें जनता सीधे भागीदारी करती है, जिसमें जनता का पार्टिसिपेशन सीधे होता है ना। यानी जनता सीधे शासन प्रक्रियाओं में भाग ले तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, शासन के विषयों की जटिलताएं बढ़ती गईं, वो आम जनता के समझ से बाहर होने लगी, आम जनता उन विषयों पर विधि निर्माण और व्यवस्था निर्माण नहीं कर सकती थी, तो हमने एक इसका विकल्प ढूंढा, और वह विकल्प क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसी को कहते हैं प्रतिनिधिक लोकतंत्र। और ये प्रतिनिधिक लोकतंत्र का क्या मतलब है? मूल बात इसमें वही है कि जनता ही शासन करेगी, शासन की शक्ति जनता के ही पास में है। लेकिन वो क्या करती है इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में? तो जनता अपने शासन की शक्ति को हस्तांतरित कर देती है। किसमें? अपने प्रतिनिधियों में। तो जब यह बात आई कि जनता अपने शासन की शक्ति अपने प्रतिनिधियों में हस्तांतरित करेगी, तो वो किस विधि से करेगी? तो कहा गया कि इसके लिए निर्वाचन होगा, तमाम विकल्प होंगे, उस विकल्पों में से जनता चुनेगी कि उसकी शक्ति का प्रयोग कौन करेगा, और क्या यह असीमित समय के लिए करेगा? तो कहा गया कि नहीं, इसके लिए एक निश्चित समय होगा, और उस निश्चित समय के लिए ही जनता अपने शासन के अधिकार को अपने प्रतिनिधियों के बीच सौंपेगी, और यदि उसके द्वारा सौंपे गए शक्ति का प्रयोग वे प्रतिनिधि ठीक ढंग से नहीं कर पाए, तो एक निश्चित समय के बाद, यानी यह जब समय आएगा, उस समय जनता अपनी शक्ति उससे लेके दूसरे विकल्प को दे देगी, और यही कहलाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा या प्रतिनिधिक लोकतंत्र की अवधारणा। आज के लिए हम लोग इतने पर बात करेंगे। कल बात करेंगे संविधान निर्माण, यानी भारत में किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।